हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सर कैसे हैं आप सब? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और वर्ग 2 की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। ये है वर्ग 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिनको आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। श्वसन तंत्र से अगर आपका ये टॉपिक कंप्लीट है तो आपसे क्वेश्चन जरूर बन जाने चाहिए। पहला क्वेश्चन है, स्तनधारियों में श्वसन होता है कहाँ से? क्लोम द्वारा, त्वचा द्वारा, श्वसन नली द्वारा या फुफ्फुस द्वारा? तो इसका सही आंसर है डी, फुफ्फुस या फेफड़ों के द्वारा। इसका डिस्क्रिप्शंस भी है यहाँ पे कि स्तनधारियों या स्तनपायी जीवों प्रणाली जागत में एक समूह को कहते हैं जो अपने नवजात शिशुओं को दूध पिलाते हैं। इनके नर एवं मादा दोनों में स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, परंतु मादा की स्तन ग्रंथियाँ अत्यंत विकसित होती हैं। ये कशेरुकी प्राणी मुख्यतः फुफ्फुस या फेफड़ा श्वसन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा कोई परिवर्तन नहीं होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का या जल वाष्प का या ऑक्सीजन का या नाइट्रोजन का? आप लोग अपने मन में आंसर दीजिएगा। और इसका सही आंसर है नाइट्रोजन। श्वसन क्रिया या रिस्पिरेशन एक जैविक क्रिया है जिसमें वायुमंडल से इंस्पिरेशन क्रिया में लगभग 78% नाइट्रोजन, 20% ऑक्सीजन, 0.3 to 4% कार्बन डाइऑक्साइड और 0.5% जलवाष्प और एकदम सूक्ष्म मात्रा में हीलियम, ऑर्गन और नियॉन गैसें होती हैं। और ये एक्सपिरेशन क्रिया में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग 78%, ऑक्सीजन की मात्रा 15 और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है 3 और जलवाष्प 6.2% बाहर निश्चित होता है। इस प्रकार जो है श्वसन क्रिया में वायु में नाइट्रोजन की मात्रा अपरिवर्तित रहती है। मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है रक्त के द्वारा कि फुफ्फुस के द्वारा कि ऊतक के द्वारा? इसका सही आंसर आप लोग अपने मन में दीजिएगा कि आप लोग सही आंसर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और कितने आंसर आपके सही हुए हैं ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 2, 1, 3 फुफ्फुस के द्वारा, फिर रक्त के द्वारा, फिर ऊतक के द्वारा। इसका पूरा एक्सप्लेनेशन देख लीजिए जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मानव शरीर में ऑक्सीजन इंस्पिरेशन और इनहेलेशन या लंग्स के तक पहुंचता है। फेफड़ों में एयर सैक्स पाए जाते हैं जिनकी ब्लड कैपिलरीज द्वारा घिरे रहते हैं। इन कोशिका में ऑक्सीजन वायु कोष्ठक में प्रवेश कर जाती है तथा CO2 विपरीत दिशा में गति कर जाती है। लाल रुधिर जो RBCs होती हैं उसमें जो हीमोग्लोबिन मौजूद होता है प्रोटीन ऑक्सीजन का वाहक होता है और यह कार्य करके इसे शरीर में विभिन्न अंगों तक ऊतकों तक पहुँचाने का कार्य करता है। फिर आता है फेफड़ों के गैसीय विनिमय का स्थल है ट्रैक्यूल्स, पल्मोनरी शिराएं या ब्रोंकियोल्स या एल्वियोली? बताइए इसमें कौन सा सही आंसर है। तो चलिए सही आंसर देखते हैं, ये है एल्वियोली। तो इसका सही पूरा डिस्क्रिप्शन ये है कि गैस विनिमय के दौरान ऑक्सीजन फेफड़ों से रक्त नली में चली जाती है, उसी समय कार्बन डाइऑक्साइड रक्त के फेफड़ों तक आ जाती है। यह प्रक्रिया फेफड़ों में स्थित एल्वियोली या सूक्ष्म रक्तवाहिकाओं के नेटवर्क के बीच संपन्न होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति कम हो जाती है, बढ़ जाती है, परिवर्तित नहीं होती, या पहले घटती है या फिर बढ़ती है? इसका सही आंसर दीजिएगा आप लोग अपने मन में। तो चलिए आंसर देखते हैं, बी, बढ़ जाती है। तो रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता कंसंट्रेशन की कमी आने से श्वास की गति क्रमशः बढ़ोतरी होती है। समुद्र सतह से जो ऊपर चलते जाते हैं वायुमंडल की वायु का संयोजन, अर्थात इसमें विभिन्न गैसों की प्रतिशत मात्राएं तो वही रहती हैं, किंतु वायु का जो डेंसिटी में है वो कम हो जाता है। अतः फेफड़ों पर शरीर में ऑक्सीजन की कमी अर्थात हाइपोक्सिया के कारण हमारी सांस फूलती है, अर्थात श्वास की दर जो होती है हमारी बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है? पाचन क्रिया को, लिवर को, किडनी की कार्यशीलता को, या रक्त के ऑक्सीजन के वहन करने की क्षमता को? तो इसका सही आंसर बताइएगा। तो ये है इसका सही आंसर, डी, रक्त के ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को। तो इसका पूरा अगर आप एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है, ये है कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त के हीमोग्लोबिन से जुड़कर कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। इससे रक्त के ऑक्सीजन परिवहन क्षमता कम हो जाती है। 7 देखते हैं, निम्न में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? तो ADP, AMP, ATP, ADP, ADP, ATP या AMP, ADP? तो इसका सही आंसर है बी, ATP और ATP। और इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे 7 का, तो मानव शरीर द्वारा विभिन्न कार्यों को करने के लिए आवश्यक ऊर्जा रासायनिक यौगिक एडिसोइन ट्राइफॉस्फेट के विघटन किससे प्राप्त होता है? ATP के जल अपघटन के फलस्वरूप ATP का रूपांतरण एडोसिन डाइफॉस्फेट तथा अकार्बनिक फॉस्फेट PI में हो जाता है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है जो शरीर के ऊतकों जैसे मांसपेशियों द्वारा प्रयोग की जाती है। ATP में हमारा जो वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड होंगे तो हमको ADP और PI और एनर्जी मिलेगा। होप आपसे क्वेश्चन बन रहे होंगे, और नहीं बन रहे तो आप इनको लिख लीजिए, रट लीजिए, क्योंकि वर्ग 2 में ये आ सकते हैं। श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है ADP के रूप में, या ATP के रूप में, NDP के रूप में, या CO2 के रूप में? तो इसका सही आंसर है ATP के रूप में हमारी ऊर्जा जो होती है वो बनती है। कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पादन के लिए ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन से संबंधित अर्थात अपचयी अभिक्रियाओं से संबंधित रूप में कोशिका श्वसन कहते हैं। इस क्रिया में फलस्वरूप ऊर्जा ATP के रूप में जो होती है वो उत्पादित होती है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर ताप में नियंत्रित रखता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? हृदय या फेफड़ा या यकृत या वृक्क? तो इसका सही आंसर है हमारा फेफड़ा।
तो फेफड़ा लंग्स का एक प्रमुख रिस्पायरेटरी ऑर्गन है जो कि शरीर ताप को नियंत्रित रखता है। श्वसन क्रिया के दौरान शरीर टिश्यू को भोज्य पदार्थ ऑक्सीडेशन में जहाँ एक ओर ऊर्जा उत्पन्न होती है, वहीं दूसरी ओर जल वाष्प तथा गैस का शरीर उच्च श्वासन द्वारा निष्कासन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर का ताप जो होता है वो नियंत्रित रहता है। तो आपको 9 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन बने हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा। और नेक्स्ट जो भी टॉपिक है वो हम परिसंचरण तंत्र करेंगे। इससे क्या होगा कि आपके वर्ग 2 की जो तैयारी होगी वो अच्छी तरीके से चलती रहेगी, और जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक हम जो है धीरे धीरे इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।